ये है स्टोरियस और आज मैं आपको सुनाऊंगा दी 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने सुने 10 रूल्स जिनमें हमने पावर अचीव करने के अलग अलग मेथड्स को एक्सप्लेन किया था। आज की समरी हम उन 10 रूल्स से आगे 11वें रूल से शुरू करेंगे। पर समरी शुरू करने से पहले बुक के ऑथर को क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट ग्रीन, जिनका जन्म 14 मई 1959 को हुआ था। वो स्ट्रेटेजी, पावर और सडक्शन पर बुक लिखने वाले एक अमेरिकी राइटर हैं। अब तक उन्होंने 6 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स लिखी हैं, जिनमें द 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सडक्शन, द 33 स्ट्रेटेजीज ऑफ वॉर, द 50th लॉ, मास्टरी एंड द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर शामिल हैं। रॉबर्ट ग्रीन की फर्स्ट बुक द 48 लॉज ऑफ पावर फर्स्ट टाइम 1998 में पब्लिश हुई। ये बुक उन लोगों के लिए एक गाइडलाइन है जो पावर अचीव करना चाहते हैं या किसी दूसरी पावर के अगेंस्ट अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। इस बुक के अंदर जितने भी लॉज बताए गए हैं सभी रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी सेल्फ स्टडी और अपने रिसर्च से लिखे हैं। हम आपको इस बुक समरी में बहुत आसान भाषा में उन लॉज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं लॉ नंबर 11 की। 48 लॉज ऑफ पावर का 11वां नियम है लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। इसका मतलब है लोगों को अपने आप पर निर्भर रहना सिखाएं। देखिए, आप सभी भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि हर एक को फ्रीडम प्यारी होती है और अपनी फ्रीडम को बनाए रखने के लिए आपको हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। लोग आप पर जितना भरोसा करेंगे, आप पर जितना डिपेंड रहेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी। अगर लोग अपनी खुशी और अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए आप पर डिपेंड हैं तो 100% आप फ्री रहेंगे। उन लोगों को अपने बिना जीना ना सिखाएं या ऐसा कभी भी ना सिखाएं कि आपके बिना उनका काम चल सकता है। अगर ऐसा होगा तो आप अपनी वैल्यू खो देंगे। जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है, लोग स्टोरीज से ज़्यादा सीखते हैं। तो अब इस लॉ को समझाने के लिए मैं आपको बुक से एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये इंसिडेंट इटली के शहर सिएना का है। मध्य युग मतलब मिडिएवल एज में एक कॉन्डोटियर था जिसका नाम कहीं हिस्ट्री में दर्ज नहीं है। कॉन्डोटियर मतलब जो इटली का रहने वाला नहीं था, लेकिन इटली के शहर सिएना को बचाने के लिए वो लड़ा। वो इतनी बहादुरी से लड़ा कि लोग उसे रेस्पेक्ट देने लगे। सिएना के रहने वाले लोग उसे प्राइज देना चाहते थे, पर किसी शहर की आज़ादी के बदले वो क्या दे सकते थे, इसके बारे में वो सब लोग कंफ्यूज थे। बहुत सारे लोग चाहते थे कि उसे सिटी का हेड बना दिया जाए। अब इस कंफ्यूजन में लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम एक मीटिंग बुलाते हैं। उसमें लोगों के अलग अलग थॉट्स को सुनेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि किस तरह से उस सोल्जर को सम्मानित किया जाए। वो सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और लोग अपने अपने थॉट्स शेयर करने लगते हैं। तभी उन लोगों में से एक आदमी बाहर निकल के आता है और बोलता है कि क्यों ना हम उसे मार डालें और उसके बाद उसे अपने ग्रेट संत के तौर पर पूजना शुरू कर दें। और कमाल की बात, लोगों को यह आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने सोल्जर को मार डाला और वैसा ही किया जैसा उस आदमी ने कहा था। अब ऐसा ही एक किस्सा कार्मेन गोला के साथ भी हुआ। उसकी गिनती सबसे ब्रेव और सबसे सक्सेसफुल सोल्जर्स में से होती थी। वो भी एक कॉन्डोटियर था, जिसका मतलब है कि रेंट पर बुलाया गया सोल्जर। अब कार्मेन गोला जो था वो 1442 में अपनी लाइफ के एंड में वेनिस शहर की तरफ से फ्लोरेंस के साथ वॉर में थे। अचानक से उनको वेनिस वापस बुला लिया गया। लोगों का चहेता होने की वजह से उन्हें हर तरह का रेस्पेक्ट दिया और पैसा दिया और उनका बहुत अच्छा वेलकम किया। जिस दिन वो लौटे थे उसी शाम उन्हें इटली के हेड के साथ उसके महल में डिनर करना था। गार्ड उसको ले जाने के लिए आया, पर वो महल के रास्ते की जगह किसी दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहा था। फेमस ब्रिज ऑफ सिग्स को क्रॉस करते हुए कार्मेन गोला को रियलाइज हो गया कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। वो उसे जेल में ले जा रहा था। कार्मेन गोला को एक झूठे आरोप में गिल्टी पाया गया और अगले दिन पियाजा सैन मार्को में एक डरी हुई भीड़ के सामने, जो ये समझ नहीं पा रही थी कि कार्मेन गोला के साथ ये क्या हो रहा है, कार्मेन गोला का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। उस बदलते इटली के माहौल में ऐसे बहुत सारे कॉन्डोटियरी थे जिन्हें सिएना के उस अनाम सोल्जर या कार्मेन गोला के जैसे ही फेट का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने मालिकों के लिए लड़ाई जीती और बाद में खुद को कैद में पाया।
प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मालिकों ने ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया, प्रॉब्लम थी कि उन जैसे सैनिकों के जैसे ही दूसरे भी सैनिक थे, वो भी उतने ही बहादुर थे जितने कि वो सैनिक थे। वो रिप्लेसेबल थे, अगर उन्हें मारा भी गया तो उनके मालिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो ज़्यादा बूढ़े हो गए थे वो ज़्यादा पैसा चाहते थे, और जो जवान थे वो सस्ते में आ जाते थे, जो भाड़े के सैनिक के रूप में काम करते थे। ये काउंट ऑफ कामेंगोला का फेट था, जिन्होंने बिना डरे फ्रीली काम करना शुरू कर दिया था। उसने पावर को बहुत हल्के में ले लिया था। उसे ऐसा बनना चाहिए था कि कोई उसे रिप्लेस ना कर सके। जो लोग दूसरों को अपने ऊपर डिपेंड नहीं बनाते, उनका लक ऐसा ही होता है। देर सबेर कोई ना कोई ऐसा आता है जो कम पैसे में और अच्छी क्वालिटी में उनकी तरह ही काम कर सकता है। कोई यंग, फ्रेश, कम खर्चीला, कम डेंजरस। आपको ऐसा इंसान बनना होगा कि जो काम आप करते हैं वो कोई और ना कर सके, और आपसे छुटकारा पाना इजी ना हो। जब ओटो वॉन बिस्मार्क 1847 में प्रुशिया पार्लियामेंट में डिप्टी बने, तब उनकी एज 32 ईयर्स थी, और उनका कोई सपोर्टर या फ्रेंड भी नहीं था। पर उन्हें उस पार्लियामेंट में अपना एक स्पेशल इम्पैक्ट बनाना था, उन्हें अपनी एक रेपुटेशन बनानी थी। उन्होंने देखा कि किंग फ्रेडरिक अपनी पावर के सबसे लो लेवल पर थे। वो एक वीक और इनडेसिसिव राजा थे। इनडेसिसिव का मतलब है कि डिसीजन लेने में वो राजा बहुत कमजोर थे, और पार्लियामेंट में हमेशा लिबरल्स के सामने झुक जाते थे। एक्चुअली वो स्पाइनलेस थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ओटो वॉन बिस्मार्क समझते थे। किंग फ्रेडरिक पर्सनली और पॉलिटिकली उन चीजों के लिए स्टैंड लेते थे जो बिस्मार्क को बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद बिस्मार्क दिन रात किंग फ्रेडरिक को इम्प्रेस करने में लगे रहते थे। जब किंग फ्रेडरिक कुछ भी गलत कदम उठाते, तब उनके डेप्यूटीज उनके अगेंस्ट बोलते, तो बस बिस्मार्क ही ऐसे थे जो उनके साथ खड़े होते थे। एंड में इसका उन्हें रिजल्ट भी मिला। 1851 में बिस्मार्क को किंग के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया। बिस्मार्क ने राजा पर दबाव बनाया कि वो आर्मी तैयार करे, लिबरल्स के सामने खड़ा हो, और ठीक वैसा ही करे जैसा बिस्मार्क चाहता है। फ्रेडरिक की अपने बारे में मैनलीनेस को लेकर जो इनसिक्योरिटी थी, उस पर भी काम किया। उसे एकदम फर्म और रूल करने के लिए तैयार किया। धीरे धीरे बिस्मार्क ने किंग फ्रेडरिक की पावर को रिस्टोर किया। जब 1861 में फ्रेडरिक की डेथ हुई तो उसका भाई विलियम गद्दी पर बैठा। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट था। विलियम बिस्मार्क को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और उसका कोई इरादा नहीं था कि वो बिस्मार्क को अपने साथ रखे। पर जिस टाइम पीरियड में विलियम ने गद्दी संभाली, उस टाइम पर भी सेम वैसी ही सिचुएशन थी जैसी उसके भाई फ्रेडरिक के टाइम पे थी। ढेर सारे दुश्मन जो राजा की पावर को खत्म करना चाहते थे, और इन रियलिटी विलियम ने गद्दी को छोड़ने का भी विचार कर लिया था। उसने महसूस किया कि उसके पास इस डेंजरस और अनसर्टेन सिचुएशन से निपटने की पावर नहीं है। लेकिन एक बार फिर से बिस्मार्क ने खुद पर जोर दिया। वो नए राजा विलियम के साथ खड़ा रहा, उसे पावर दी और उसे फर्म और डिसीजन टेकिंग कार्रवाई करने के लिए रिक्वेस्ट की। किंग अपने दुश्मनों को दूर करने के लिए बिस्मार्क की स्ट्रॉन्ग रणनीति पर डिपेंड हो गया, और उस आदमी के लिए अपनी नापसंदगी के बावजूद उसने जल्दी ही उसे अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया। पॉलिसीज को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। बिस्मार्क बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव था, लेकिन किंग विलियम समझते थे कि वो कितना डिपेंड है बिस्मार्क पर। जब भी किंग विलियम बिस्मार्क को उसकी पॉलिसीज और उसके विचार के लिए अपोज करते, बिस्मार्क अपने पोस्ट से इस्तीफा देने की धमकी देता। तब किंग उसकी बातों को फिर से मान लेता और उसको रुकने के लिए कहता। कहने के लिए राजा विलियम था, लेकिन राज्य में बिस्मार्क की ही पॉलिसीज चलती थी। प्राइम मिनिस्टर के रूप में बिस्मार्क के जो भी काम थे, उन्होंने जर्मन स्टेट्स को एक करने में बहुत हेल्प की। बिस्मार्क ने खुद को किंग डिक्लेयर करने के लिए भी तैयार कर लिया था। उसने सभी तरफ से सारी कमांड्स अपने हाथ में ले ली थी। 1840 में जर्मनी में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लैंडस्केप थे जहां पर यंग पॉलिटिशियंस दूसरे पावरफुल पॉलिटिशियंस के साथ में कंपटीशन कर रहे थे। बिस्मार्क ने कुछ अलग तरीके से देखा। उसने पावरफुल लोगों के साथ कम्पीट करने से बेहतर हायर पोस्ट पर बैठे वीक लोगों पर फोकस किया। बिस्मार्क ने उन वीक लोगों को ऐसा दिखाया कि वो उसके बिना कुछ नहीं कर सकते।
अगर आप एम्बिशियस हैं तो आपको वीक रूलर्स और मास्टर्स की तलाश करनी चाहिए। इसी में समझदारी है, जिनके साथ आप डिपेंडेंसी का रिलेशन बना सकते हैं। आप उनकी पावर, उनकी विजडम, उनकी स्पाइन बन सकते हैं। जरूरत ही दुनिया पर राज करती है। अगर आप किसी के लिए अपनी जरूरत पैदा नहीं करते तो आप पहले ही मौके पर खत्म कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि पावर की कीज क्या हैं। अल्टीमेट पावर वो है कि आप अपनी इच्छा का काम दूसरों से करवा लें, और वो भी दूसरों को बिना हर्ट किए और बिना फोर्स किए। इस सिचुएशन में सबसे अच्छा तरीका है कि डिपेंडेंट बनाना। आपके मास्टर को आपकी सर्विसेज की जरूरत है, वो वीक है या अपना काम करने में असमर्थ है। आपने अपने आप को उसके काम में इतना डीपली उलझा लिया है कि आपसे दूर रहने में उसे बहुत प्रॉब्लम होगी, या फिर आपकी जगह लेने के लिए किसी और को बहुत मशक्कत करनी होगी। एक बार ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाने पर आपके पास सबसे ज्यादा पावर होगी। मालिक आपकी इच्छा से काम करेगा। ये सिंहासन के पीछे का आदमी राजा का नौकर का मामला है, जो एक्चुअल में किंग को कंट्रोल करता है। बिस्मार्क को अपने ऑर्डर मनवाने के लिए फ्रेडरिक या विलियम को धमकाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसका बहुत क्लियर सा हिसाब था कि उसको अगर उसकी चाही हुई चीज नहीं मिलेगी या उसकी मनमानी करने का मौका नहीं मिलेगा तो वो अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे देगा, उन्हें छोड़कर चला जाएगा। आपको ऐसे एग्जाम्पल इस सेंचुरी में, इस टाइम में भी देखने को मिल जाएंगे, जब कॉर्पोरेट जॉब्स में कोई अपनी ऐसी डिपेंडेंसी बना लेता है कि कंपनी ओनर्स को उसे छोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और इसलिए उनको ना चाहते हुए भी अपनी पावर्स उसको देनी होती हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ फ्रेंच किंग स्पाइडर किंग लुई 14 की। ये बात है 1423 से 1483 के बीच की। किंग लुई एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और यही उनकी वीकनेस थी। उन्होंने अपने कोर्ट में एक एस्ट्रोलॉजर को रखा हुआ था जिसकी वो तारीफ करते थे। एक दिन उस एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की कि कोर्ट की एक औरत 8 दिनों के भीतर भीतर मर जाएगी। जब भविष्यवाणी सच हुई तो लुई यह सोचकर डर गया कि या तो उस आदमी ने अपनी एक्यूरेसी प्रूव कर दी है या फिर उसने अपनी एक्यूरेसी को प्रूव करने के लिए उस औरत को मार डाला है। किंग लुई को उसकी पावर से खतरा लगने लगा था और वो उस एस्ट्रोलॉजर को किसी भी हालत में मारना चाहता था। एक शाम लुई ने एस्ट्रोलॉजर को महल के सबसे ऊंचे फ्लोर पर बुलाया। उस एस्ट्रोलॉजर के आने से पहले किंग ने अपने सर्वेंट से कहा कि जब वो इशारा करेगा वो ज्योतिषी को उठाएं और उसे खिड़की के पास ले जाएं और उसे सैकड़ों फीट नीचे जमीन पर फेंक दें। एस्ट्रोलॉजर जल्दी ही आ गया, लेकिन सिग्नल देने से पहले लुइस ने उससे एक आखिरी सवाल पूछने का फैसला किया। किंग लुई ने पूछा कि आप एस्ट्रोलॉजी को समझने और दूसरों के लक को जानने का दावा करते हैं, इसलिए मुझे बताएं कि आपका फ्यूचर क्या होगा और आपको कितने समय तक जिंदा रहना होगा। एस्ट्रोलॉजर ने उत्तर दिया कि मैं किंग लुई से केवल 3 दिन पहले मर जाऊंगा। किंग लुई यह सुनकर थोड़ा डर गया। उसको लगने लगा कि अगर एस्ट्रोलॉजर को अभी मार दिया तो क्या पता 3 डेज के अंदर उसकी भी मृत्यु हो जाए। अब उसने एस्ट्रोलॉजर को मारने का विचार दिमाग से निकाल दिया और एस्ट्रोलॉजर की देखभाल करने के लिए कोर्ट के बेहतर डॉक्टरों से उसकी जांच करवाई। अब एस्ट्रोलॉजर ने राजा को उस पर डिपेंड रहने के लिए मजबूर कर दिया था। राजा जितना हो सके एस्ट्रोलॉजर की देखभाल करवाता और उसका पूरा ध्यान रखता कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। तो डिपेंडेंसी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बस आपके पास एक क्रिएटिव दिमाग होना चाहिए। रूनेसांस एक फ्रांसीसी वर्ड है जिसका मतलब है पुनर्जन्म या पुनर्जागरण। रूनेसांस वर्ड का इस्तेमाल उस पीरियड को बताने के लिए किया जाता है जो यूरोपियन सिविलाइजेशन के क्लासिकल आर्ट, लर्निंग और विजडम को दिखाता है। रूनेसांस पीरियड के दौरान किसी भी आदमी की सक्सेस में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था सही पैट्रन ढूंढना, मतलब सही संरक्षक ढूंढना। माइकल एंजेलो ने इसे किसी और से बेहतर किया। उनके पैट्रन या संरक्षक पोप जूलियस एच थे। इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं उससे पहले माइकल एंजेलो के बारे में बताता हूं कि माइकल एंजेलो इटालियन स्कल्पचर, पेंटर, आर्किटेक्ट और पोएट थे। वो रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस में पैदा हुए थे और आज उनका काम ग्रेट क्लासिक्स में आता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से माइकल एंजेलो ने अपने पैट्रन को काबू में किया था। एक बार माइकल एंजेलो का झगड़ा अपने पैट्रन पोप जूलियस एच से हो गया और उस झगड़े की वजह थी पोप का मार्बल टॉम। माइकल एंजेलो ने हेट के साथ रोम को छोड़ दिया, पर पॉप ने विनती करके उनको वापस बुला लिया क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें माइकल एंजेलो जैसा काम करने वाला दूसरा नहीं मिल सकता। आपको माइकल एंजेलो बनने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास में एक
ऐसा टैलेंट होना चाहिए जो आपको भीड़ से अलग करे। आपको ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनाने चाहिए कि आपका मास्टर आप पर डिपेंड रहे और आपके जैसा कोई और न ढूंढ सके। अगर आपको लगता है कि आप रिप्लेस हो सकते हैं तो आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करनी होगी कि आप स्पेशल हैं। एक और कहानी या एक और इंसिडेंट है। एक दिन कोलंबिया पिक्चर्स के प्रेसिडेंट हैरी कॉन ने अपने ऑफिस का दौरा किया। 1951 की बात है, जब हॉलीवुड में कम्युनिस्टों के अगेंस्ट अमेरिका के द्वारा कैंपेन चलाया जा रहा था। कांग्रेस की हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटी कमेटी अपने हाइट्स पर थी। ऑफिसर्स के लिए बुरी खबर थी। उनका एक काम करने वाला आदमी स्क्रीन राइटर जोलम हावर्ड लॉसन को कम्युनिस्ट के रूप में सिलेक्ट किया गया था। वहीं हैरी कॉन एक कट्टर रिपब्लिकन थे और उनके फेवरेट पॉलिटिशियन बेनिटो मुसोलिनी थे, जिनसे वे एक बार मिलने भी गए थे और उनकी फ्रेम वाली तस्वीर उनकी दीवार पर लगी हुई थी। अगर दुनिया में कोई ऐसा आदमी था जिससे कॉन नफरत करते थे तो वो थे कम्युनिस्ट। लेकिन सारे ऑफिसर्स को तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब कॉन ने उन्हें बताया कि वो लॉसन को नौकरी से नहीं निकालेंगे। उन्होंने स्क्रीन राइटर इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो एक अच्छे राइटर थे। हॉलीवुड में और भी बहुत सारे अच्छे राइटर्स थे। डिपेंडेंसी होने की वजह से उन्होंने लॉसन को अपने पास रखा। लॉसन हम्फ्री बोगार्ट के लेखक थे और बोगार्ट कोलंबिया के स्टार थे। अगर कॉन ने लॉसन के साथ किसी भी तरह का गेम प्ले करने की कोशिश की तो बोगार्ट के साथ उनके रिलेशन खराब हो जाते। इसीलिए अपने विचारों को एक साइड रखते हुए उन्हें लॉसन को सपोर्ट करना पड़ा। अब बात करते हैं कि कई बार ये पासा उल्टा ही पड़ जाता है। दूसरों को अपने ऊपर डिपेंड बनाते बनाते हम कुछ हद तक दूसरों पर भी डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन उस पॉइंट से आगे बढ़ने का एफर्ट करने का मतलब है अपने से ऊपर के लोगों से छुटकारा पाना। इसका मतलब है अकेले खड़े रहना, किसी पर डिपेंड ना रहना। पी मॉर्गन या जॉन डी रॉकफेलर सभी कंपटीशन को बाहर निकालने और पूरा कंट्रोल करने में यकीन करते थे। अगर आप मार्केट पर कब्जा कर सकते हैं तो ये और भी अच्छा होगा। इस तरह की कोई भी फ्रीडम बिना कोई कीमत चुकाए नहीं मिलती। आपको खुद को अलग थलग करना होगा। कंप्लीट कंट्रोल का एफर्ट ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और इसका कोई मीनिंग भी नहीं होता। एक दूसरे पर डिपेंडेंसी एक रूल बनी हुई है। इंडिपेंडेंस एक रेयर और एक डेंजरस एक्सेप्शन है, पर आपको उस तरह की सिचुएशन में लाना होगा कि म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे को डिपेंडेंस होने में हेल्प करें, जिससे कि आप डिपेंडेंसी के इस रूल के रिवर्सल होने से बच सकते हैं। आप पर टॉप पर होने का कोई अनबियरेबल प्रेशर नहीं होगा और इन शॉर्ट आपका मास्टर आपका गुलाम होगा क्योंकि वो आप पर डिपेंड रहेगा। लॉ नंबर 12 है यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरसिटी टू डिसार्म योर विक्टिम। इसका मतलब है कि अपने विक्टिम को निहत्था करने के लिए आप ऑनेस्टी और उदारता का यूज करें। निहत्था का मतलब होता है कि किसी के पास किसी भी तरह की चाल चलने का या कोई स्टेप लेने का कोई मौका ना हो, और उदारता एक अच्छाई के टर्म में देखने वाला गुण है। ये कहानी है 1926 की। तब एक लंबा अट्रैक्टिव कपड़े पहने एक आदमी अपने टाइम के सबसे खूंखार गैंगस्टर अल कैपोन से मिलने आया। कॉन्टिनेंटल और बहुत अच्छे लहजे के साथ बोलते हुए उस आदमी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने बताया कि उसका नाम काउंट विक्टर लस्टिग है। उसने प्रॉमिस किया कि अगर कैपोन उन्हें $50,000 देगा तो वो इसे दुगना करके देगा। कैपोन के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनफ पैसा था, लेकिन उसे पूरी तरह से स्ट्रेंजर्स को इतनी बड़ी रकम देने की आदत नहीं थी। उसने उस आदमी को बड़े गौर से देखा। उसमें सब कुछ अलग था। उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी पर्सनैलिटी, सब कुछ अट्रैक्ट कर रहा था। तब अल कैपोन ने सोचा कि वो उसे मौका देगा। कैपोन ने कहा, जैसा कि आपने कहा, 60 दिन में इसे दुगना कर दीजिए। वो आदमी जिसका नाम लस्टिग था पैसे लेकर चला गया और पैसा ले जाकर शिकागो में एक सेफ बॉक्स में रख दिया। फिर न्यूयॉर्क चला गया जहां पर उसकी दूसरी पॉलिसीज चल रही थी। $50,000 उस बैंक बॉक्स में ही रखे रहे। लस्टिग ने इसे दोगुना करने का कोई एफर्ट नहीं किया। 2 महीने बाद वो शिकागो लौट आया, बॉक्स से पैसे निकाले और कैपोन से दोबारा मिलने गया। उसने गैंगस्टर के स्टोन चेहरे वाले बॉडीगार्ड्स की ओर देखा और माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी मिस्टर कैपोन, मैं आपके पैसे दुगने नहीं कर सका। कैपोन धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। वो लस्टिग की ओर घूर कर देख रहा था और इस बात पर बहस कर रहा था कि उसे नदी के किस हिस्से में फेंक दिया जाए। लस्टिग ने पैसे जेब से निकाले और डेस्क पर रख दिए। मिस्टर कैपोन, ये रहे आपके पैसे, चाहे तो आप गिन सकते हैं, एक एक पैसा वैसा का वैसा ही रखा है।
आई एम रियली सॉरी, ये बहुत शर्मनाक है, लेकिन चीजें उस तरह से काम नहीं की जैसे मैंने सोचा था। मुझे आपके लिए और अपने लिए आपका पैसा दुगना करना अच्छा लगता, भगवान ही जानते हैं कि मुझे इसकी कितनी जरूरत थी, लेकिन मेरी पॉलिसी पूरी तरह से फेल हुई। कैपोन थोड़े से कंफ्यूज होकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। कैपोन ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक चीटर हो काउंट। मुझे तभी पता चल गया था जब आप यहाँ आए थे। मुझे उम्मीद थी कि या तो मुझे $1,00,000 मिलेंगे या कुछ भी नहीं, पर मुझे तो मेरे ही दिए हुए पैसे वापस मिल रहे हैं। लुस्टिक फिर बोला कि मुझे माफ कीजिए एमएल कैपोन। जब लुस्टिक ने अपनी टोपी उठाई और जाने लगा तब कैपोन चिल्लाया, आप ईमानदार हैं और आपकी ईमानदारी के लिए ये लीजिए $5,000। कैपोन ने उन $50,000 में से $5,000 निकाल कर लस्टिक को दे दिए और लस्टिक थैंक यू बोलकर वहां से निकल गया। काउंट विक्टर लस्टिक एक ऐसा आदमी जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता था और अपनी रिफाइनमेंट और कल्चर पर बहुत प्राउड करता था। वो मॉडर्न टाइम के कौन आर्टिस्ट में से एक था। वो ह्यूमन साइकोलॉजी, अपनी ओडेसिटी और अपनी फियरलेसनेस के बारे में बिल्कुल जानता था। वो लोगों की कमजोरी जानकर उन्हें मिनटों में कंफ्यूज कर सकता था और जितने भी मूर्ख थे वो उसके रडार में रहते थे। लस्टिक जानता था कि ज्यादातर लोग अपने डिफेंस में क्रुक्स और ट्रबल मेकर से बचने के लिए एक माहौल तैयार करते हैं और कौन आर्टिस्ट का काम यही होता है कि उन डिफेंसेस को गिराना और उनमें एंटर करना। और ऐसा करने के लिए सबसे श्योर तरीका ये है कि आप एकदम सिंसियर दिखें और ऑनेस्ट दिखें, और आपके ऑनेस्ट होने की वजह से लोग आपके झांसे में आ सकते हैं। लस्टिक ने कई बार सिलेक्टिव ऑनेस्टी का इस्तेमाल किया। सिलेक्टिव ऑनेस्टी का मतलब है कि आप जानबूझकर ईमानदार बन रहे हैं। किसी भी नॉर्मल ठग ने ऐसी धोखाधड़ी करने का साहस नहीं किया होगा जैसा लस्टिक ने कैपोन के साथ किया। कैपोन एक गैंगस्टर था और गैंगस्टर के साथ धोखाधड़ी करना वास्तव में एक करेजियस काम है। लस्टिक को पता था कि कैपोन जैसा आदमी अपनी लाइफ दूसरों पर ट्रस्ट करने में बिता देगा, क्योंकि उसके आसपास ज्यादा ईमानदार और उदार लोग नहीं हैं और हमेशा वो चीटर्स से घिरा रहता है, और इसी वजह से उसे लस्टिक की ईमानदारी और उदारता पसंद आई। लस्टिक की ईमानदारी ने ही कैपोन को डिसार्म कर दिया। एक कॉन आर्टिस्ट को हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस पसंद आते हैं, जैसे वो सच में ईमानदार नहीं था लेकिन ईमानदारी करने का ढोंग कर रहा था। दुनिया के कैपोन जैसे लोगों पर इस लॉ की प्रैक्टिस करने से बिल्कुल भी ना घबराएं। द एसेंस ऑफ डिसेप्शन डिस्ट्रैक्शन है, मतलब धोखे का सार ध्यान भटकाना है। जिन लोगों को आप धोखा देना चाहते हैं उनका ध्यान भटकाने से आपको कुछ ऐसा करने का टाइम और जगह मिल जाता है जो उन्होंने जीता था। काइंडनेस, जेनरोसिटी और ऑनेस्टी अक्सर ऐसे ही ध्यान भटकाने में एक पावरफुल टूल के रूप में यूज किए जाते रहे हैं, क्योंकि इस वजह से लोग डाउट नहीं कर पाते और वो बच्चों की तरह से एकदम क्लियर होकर सोचने लगते हैं। एंशिएंट चाइना में इसे गिविंग बिफोर यू टेक कहा जाता था, मतलब लेने से पहले देना। अगर आप किसी से कुछ चाहते हैं तो पहले उसके लिए आप कुछ कीजिए जिससे दूसरा आदमी आप पे ट्रस्ट करने लगे, फिर जो आप चाहते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आपको जो चाहिए वो मांगना खतरनाक भी हो सकता है, चाहे आप कितने भी पोलाइट हो, जब तक दूसरे आदमी को आपसे कोई बेनिफिट दिखाई ना दे। लेने से पहले देना सीखें। हम सभी हैबिचुअल क्रीचर्स हैं और हमारी पहली इंप्रेशन लंबे टाइम तक बनी रहती है। अगर आप रिलेशन के स्टार्टिंग में ही ऑनेस्ट हैं तो आप सामने वाले पे अपना इंप्रेशन बना सकते हैं और यही पैंतरेबाजी लंबे टाइम तक काम आती है। समरी में जो भी थॉट्स शेयर किए जा रहे हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। हर किसी के लिए ये सही नहीं हो सकते और हर किसी के लिए गलत भी नहीं हो सकते। एंशिएंट चाइना में चेंग के ड्यूक वू ने फैसला किया कि अब हो के तेजी से पावरफुल एम्पायर पर कब्जा करने का टाइम आ गया है। उसने अपनी प्लानिंग के बारे में किसी को नहीं बताया और अपनी बेटी की शादी हु के रूलर से कर दी। फिर उन्होंने काउंसिल को बुलाया और अपने मिनिस्टर से पूछा, मैं एक आर्मी कैंपेन पर सोच रहा हूँ, हमें किस कंट्री पर अटैक करना चाहिए। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, उनके एक मंत्री ने आंसर दिया, हु पर अटैक किया जाना चाहिए। ड्यूक गुस्से में लग रहा था और बोला, हु एक सिस्टरली स्टेट है, आप उस पर अटैक करने की एडवाइस क्यों देते हैं। उन्होंने मिनिस्टर को उनकी इम्पोलाइट कमेंट के लिए फांसी दे दी। हु के रूलर ने इसके बारे में सुना और वू की ऑनेस्टी और उसकी बेटी के साथ शादी के दूसरे सिग्नल्स पर विचार करते हुए उसने चेंग से खुद को बचाने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती। कुछ वीक्स के बाद चेंग सेना हु में घुस गई और कंट्री पर कब्जा कर लिया और इसे कभी भी नहीं छोड़ा। ऑनेस्टी दिखाने से अलर्ट लोग अपने डिफेंस को कम कर देते हैं, लेकिन यही एक तरीका नहीं है। किसी भी तरह की नेकी जाहिर तौर पर
किसी के लिए निस्वार्थ काम करना, ये चीजें भी काम आती हैं। किसी से गिफ्ट मिलना हमारे अंदर के बच्चे को बाहर लाता है और तुरंत हम अपनी सेफ्टी को कम कर देते हैं। अक्सर हम उस गिफ्ट के पीछे मैकियावेलियन फैक्ट को देखते हैं जो अक्सर सीक्रेट मोटिव्स को छिपाता है। एक गिफ्ट एक परफेक्ट चीज है जिसमें किसी की भी कोई चाल छुपी हो सकती है। लगभग 3000 ईयर्स पहले एंशिएंट यूनानियों ने पेरिस से चुराई गई सबसे खूबसूरत हेलेन को वापस पाने और पेरिस के शहर ट्रॉय को नष्ट करने के लिए समुद्र पार किया था। घेराबंदी 10 साल तक चली, बहुत सारे हीरोज मारे गए, फिर भी कोई भी पार्टी जीत के करीब नहीं आई। एक दिन फ्यूचर टेलर कैलासस ने यूनानियों को इकट्ठा किया और बोला, इन दीवारों पर हमला करना बंद करो। उसने उनसे कहा, तुम्हें कोई और रास्ता, कोई और ट्रिक ढूंढनी होगी। हम पावर के बेस पर ट्रॉय को नहीं ले सकते, हमें कोई दूसरी चाल ढूंढनी होगी। तब चालाक यूनानी लीडर ओडिसियस के मन में एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाने और उसके अंदर सैनिकों को छुपाने और फिर इसे ट्रोजन को गिफ्ट के रूप में देने का आइडिया आया। अकिलिसिस का बेटा नियोप्टोलेमस इस थॉट से एकदम हेट करता था। वो बोलता था कि ये इनह्यूमन था। इतने धोखे से जीत हासिल करने से हजारों लोगों के लिए वॉर में मर जाना बेहतर है। लेकिन सैनिकों को एक और अगले 10 सालों की मर्दानगी, सम्मान और डेथ, और दूसरी ओर तेजी से जीत पाने के लिए उस लकड़ी के घोड़े को चुनना था जिसे तुरंत बनाया गया था। चाल सफल रही और ट्रॉय गिर गया। एक गिफ्ट जिसने यूनानी बेनिफिट्स के लिए 10 सालों की लड़ाई से भी ज्यादा काम किया। सिलेक्टिव जेनरसिटी भी आपके धोखे के आर्सेनल मतलब शस्त्रागार के रूप में काम आती है। कई सालों तक एंशिएंट रोमनों ने फालिसन शहर को घेर रखा था, लेकिन वे हमेशा असफल रहे। हालांकि एक दिन जब रोमन जनरल कैमिलस शहर के बाहर डेरा डाले हुए था, उसने अचानक एक आदमी को कुछ बच्चों को अपनी ओर ले जाते देखा। वो आदमी एक फालिसन टीचर था और यह पता चला कि बच्चे शहर के सबसे इलीट और पैसे वाले लोगों के बेटे और बेटियां थे। इन बच्चों को घुमाने के लिए बाहर ले जाने के बहाने वो उन्हें सीधे रोमनों के पास ले गया और कैमिलस के साथ खुद को मिलाने की उम्मीद में उन्हें बंधक के रूप में पेश किया। शहर के दुश्मन कैमिलस ने बच्चों को बंधक नहीं बनाया। उसने चाय वाले के कपड़े उतार दिए, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बांध दिए, हर बच्चे को एक छड़ी दी और उन्हें वापस शहर तक ले जाने दिया। इस चीज का फालिशन पर बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ा। फालिशन ने अपना प्रतिरोध तोड़ दिया और सरेंडर कर दिया। जनरल ने सही कैलकुलेशन की थी। किसी भी सिचुएशन में उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। वो जानता था कि बंधक चाल से वॉर एंड नहीं होगा, कम से कम तुरंत तो नहीं होगा। पहले उसने अपने एनिमी का विश्वास जीता और उन्हें डिसार्म कर दी। उसने बच्चों को ले जा रहे आदमी को बंधक बनाकर वापस बच्चों को शहर में भेज दिया, जिससे शत्रुओं को विश्वास हो गया कि उनके दुश्मन ने उनके बच्चों को बचाया है। याद रखें, लोगों के इमोशंस से खेलकर कैपोन जैसे गैंगस्टर को भी भोले भाले बच्चे के रूप में बनाया जा सकता है। दी 48 लॉज ऑफ पावर का पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है। यहाँ पर हमने लॉज नंबर 11 और 12 की चर्चा की। अगर आपने अभी तक 1 से लेकर 10 तक लॉज के बारे में नहीं सुना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए पार्ट 1 के लिंक को क्लिक करके उसे सुन सकते हैं, या इस वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने स्टोरियस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जाता हूँ। आपने अब तक ये पार्ट 2 सुन लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि आपने कितना ध्यान से सुना। तो बताइए कि ओटो वॉन बिस्मार्क जिन 2 राजाओं का प्राइम मिनिस्टर था, उन राजाओं का क्या नाम था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। बाकी बचे हुए लॉज को हम इसी तरह से अगले पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो अब लेता हूं मैं आपसे विदा, फिर मिलता हूं पार्ट 3 के साथ। इसी तरह से बुक समरी सुनते रहिए और हमें अपना सपोर्ट देते रहिए। नमस्कार।